गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा किंगडम के अदर फाइलम्स के बारे में। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में। प्रोटिस्टा किंगडम में 5 फाइलम आपके आते हैं। पहला आता है आपका क्राइसोफाइट्स, दूसरा है डायनोफ्लैगेलेट्स, तीसरा है आपका यूग्लिनॉइड्स, चौथा है स्लाइम मोल्ड्स, पांचवा है प्रोटोजोआंस। हम पहले के सारे पढ़ चुके हैं, लास्ट के 2 बचे हैं, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआन। ये दोनों आज हम कवर कर लेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास से हम कवर करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है आपका स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड फंजाई लाइक होते हैं, फंगस जैसे होते हैं। ये एक तरह के फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म है। फंजाई नहीं है पर फंजाई लाइक हैं, उनकी तरह होते हैं ये। क्यों उनकी तरह होते हैं? क्योंकि फंजाई भी सैप्रोट्रोफिक होता है और स्लाइम मोल्ड्स भी सैप्रोट्रोफिक होते हैं। सैप्रोट्रोफिक का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिज्म को अपना फूड माने, है ना, विच फीड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स। मैं आपको लिख देती हूँ, ये सैप्रोट्रोप्स होते हैं एंड सैप्रोट्रोप मीन्स फीड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स। फंगस आपने देखा है ऐसी जगहों पे ज़्यादा होती है, जैसे मान लो कोई लकड़ी है या कोई डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिकम्पोज हो रही है, उस पे ग्रो करती है फंजाई, तो डेड ऑर्गेनिज्म पे ये फीड करती है। इसी तरह स्लाइम मोल्ड्स भी डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है। फ़र्क क्या है? फंजाई आपकी जनरली मल्टीसेलुलर होती है, स्लाइम मोल्ड यूनिसेलुलर होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटिस्टा के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? पहले प्लाज्मोडियम पढ़ते हैं, फिर ये पॉइंट पढ़ेंगे। एक टर्म आता है आपका स्लाइम मोल्ड, जब आप पढ़ते हो एक टर्म आता है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम को आपको अच्छे से याद रखना है। आपसे पूछा जाता है प्लाज्मोडियम क्या होता है, चाहे आप बोर्ड्स में हो या फिर आप कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों के लिए आपका प्लाज्मोडियम इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम अंडर स्वीटेबल कंडीशंस में दे फॉर्म एग्रीग्रेशंस कॉल्ड प्लाज्मोडियम। देखो, स्लाइम मोल्ड्स को भी मल्टीप्लाई करना है ना, रिप्रोडक्शन तो अल्टीमेट गोल होता है सबका, रिप्रोडक्शन तो करना ही करना है। तो फेवरेबल कंडीशन में अलग तरह से रिप्रोडक्शन होता है, अनफेवरेबल में अलग तरह से होता है। जनरली जो भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे, अदर प्लांट्स भी पढ़ोगे, उसमें आप देखोगे कि फेवरेबल कंडीशन में अलग टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, अनफेवरेबल में अलग टाइप से होता है। तो स्लाइम मोल्ड में भी फेवरेबल कंडीशन में क्या बनता है आपका? प्लाज्मोडियम। फेवरेबल में प्लाज्मोडियम बनता है, अच्छे से याद रखना। स्वीटेबल मतलब होता है फेवरेबल, मतलब कि उनके अनुकूल परिस्थितियां हैं, मतलब कि उनके हिसाब से सिचुएशंस हैं वहाँ पे। तो सुटेबल कंडीशन कह लो, फेवरेबल कंडीशन कह लो, इसमें क्या बनेगा आपका? प्लाज्मोडियम। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एग्रीगेशन, मतलब ग्रुप बना लेते हैं, कॉल्ड प्लाज्मोडियम। इट में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स। ये प्लाज्मोडियम, ये एग्रीगेशन बन जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और ये एग्रीगेशन बहुत बड़े भी हो सकते हैं, सेवरल फीट्स तक हो सकते हैं। फीट मतलब फुट समझते हैं ना, सेवरल फुट तक हो सकते हैं ये। ओके, दूसरा क्या है? अब तो फेवरेबल कंडीशन वाली बात हो गई, उसमें तो इकट्ठे हो जाएंगे फिर रिप्रोडक्शन करेंगे। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? वो स्पोर्स बनाते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर्स। ये क्या हुए? इकट्ठे हुए, सपोज इकट्ठे हुए, फेवरेबल कंडीशन थी, इकट्ठे हुए, फिर रिप्रोडक्शन कर रहे, बीच में ही अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। ओके, तो ये प्लाज्मोडियम जो इकट्ठे हुए हैं ना, वो अपने अंदर स्पोर्स बना लेंगे, छोटे छोटे से गोल से स्ट्रक्चर्स बना लेंगे, जिसे हम स्पोर्स कहते हैं। स्पोर मतलब था छोटा छोटा दाने जैसा स्ट्रक्चर। ओके, तो ये ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स, मतलब मॉडिफाई होके बनाती है फ्रूटिंग बॉडीज बनाती है बियरिंग स्पोर्स। मतलब कि समझो कि ये प्लाज्मोडियम है, इसके ऊपर ऐसे कुछ फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगी, और इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर दाने जैसे छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पोर्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्पोर्स कहते हैं। ओके, अब ये स्पोर्स की कुछ खासियत है। देखो, अनफेवरेबल कंडीशन में जो भी चीज़ बनती है ना, वो हाईली रेजिस्टेंट होगी, मजबूत होगी, ताकि उस पर कोई इन्वायरमेंट का असर ना पड़े। जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन में, विपरीत परिस्थितियों में जो भी बनेगा,
वो क्या होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा ताकि वो झेल जाए उन कंडीशंस को। तो ये जो स्पोर्स बने हैं ना, वो स्पोर क्या होते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, मतलब कोई भी आपका हवा आए, पानी आए, बारिश आए, उन सब के लिए रेजिस्टेंट हैं। मतलब उन सबको रोकने के लिए उनके पास क्षमता है कि वो अपने डैमेज नहीं होंगे उन सब चीज़ों से। दूसरा क्या है, कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। अगर उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है तो सालों तक वो ऐसे स्पोर्ट्स के फॉर्म में रह सकते हैं जिंदा। ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स है, कंडीशन नहीं मिली तो मर जाएंगे, नहीं, सालों तक ऐसे जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बात स्लाइम मोल्ड की। अच्छा, ये जो स्पोर्स बने हैं ना, ये स्पोर्स में एक और खासियत होती है। स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल जनरली नहीं मिलती, लेकिन उनके स्पोर्स में मिलती है, क्योंकि स्पोर्स को सरवाइव करना है एडवर्स कंडीशन में, अनसुइटेबल कंडीशन में सरवाइव करना है उसको। तो इसलिए नॉर्मली सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन बट इन देयर स्पोर्स ट्रू सेल वॉल इज प्रेजेंट। ट्रू सेल वॉल होती है, आपसे पूछा जाता है सेल वॉल कैसी होती है, ट्रू सेल वॉल होती है, जैसे सेल वॉल होनी चाहिए वैसी ही होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पोर वाली कंडीशन में पाई जाएगी स्लाइम मोल्ड में, और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ स्पोर्स में मिलेगी। ओके, तो ये इतना दिया है आपका स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। इसका एक एग्जाम्पल आप याद रखोगे, स्लाइम मोल्ड का एक एग्जाम्पल है फाइसेरम। फाइसेरम एग्जाम्पल आप याद रखोगे, स्लाइम मोल्ड का एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, फाइसेरम। अच्छा, आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हो ना तो साइड साइड में कुछ फिगर दे रखे हैं, वो फिगर आप याद करते चलना। एनसीईआरटी के फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी फिगर आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं हर एक को अच्छे से आप याद करोगे, हर एक का नाम जो भी आप दिया हुआ है, जो भी जिस प्लेस में नाम दिया हुआ है वो नाम भी आप याद करोगे, और फिगर को समझते चलना। अगर उसमें डाउट होता है तो आप मेरे को बताना, मैं एक सीरीज़ उसके लिए बना दूंगी, लास्ट में मैं बनाऊंगी, एक सीरीज़ बना दूंगी ताकि आपके सारे डायग्राम्स क्लियर हो जाएं। ओके, उसके बाद है आपका प्रोटोजोआन। लास्ट फाइलम है प्रोटिस्टा किंगडम का, प्रोटोजोआन। ये एनिमल्स जैसे होते हैं। शुरुआत में हमने क्या पढ़ा है, शुरुआत से हम पढ़ते आ रहे हैं कि 5 फाइलम हैं। पहला क्राइसोफाइट्स, दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये दोनों कैसे होते हैं, प्लांट लाइक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। फिर आपका आता है यूग्लेनॉइड्स। ये क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर आपका आता है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड कैसा होता है, फंजाई जैसा होता है। फिर आपका आता है प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन कैसा होता है, एनिमल्स लाइक। देख रहे हो कैसे चेंजेस हो रहे हैं, शुरुआत में प्लांट थे, फिर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, फिर आपका आया स्लाइम मोल्ड यानी कि फंजाई लाइक, फिर आपका लास्ट वाला आता है प्रोटोजोअन यानी कि एनिमल लाइक। पहले प्लांट्स, फिर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, फिर उसका बाद आता है आपका फंजाई, फंजाई लाइक, फिर उसके बाद आपका आता है एनिमल लाइक। ओके, प्लांट्स, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, फंजाई लाइक, देन एनिमल लाइक। ये सीरीज है याद करने की कि कैसे इवोल्यूशन इनमें हुआ, कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स को इसमें रखा गया है प्रोटिस्टा किंगडम में। प्रोटिस्टा किंगडम इज मोस्ट हेट्रोजिनस किंगडम। मैं बार बार हर लेक्चर में ये लाइन रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इनमें कई सारे तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, इसलिए ये मोस्ट हेट्रोजिनस किंगडम है। बैक्टीरिया आपका क्या था, मोस्ट उसमें डाइवर्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती थी, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती थी। मतलब न्यूट्रिशन के हर तरह के न्यूट्रिशन उसमें मिलते थे, इसमें हर तरह के ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं। ठीक है, दोनों किंगडम के लिए ये 2 लाइन आप बहुत अच्छे से याद रखना। मैं बार बार रिपीट इसलिए की हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ओके, इसके बाद क्या है, प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स मैंने क्या किया, दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एलिमेंट्स एनिमल्स। मतलब कि एनिमल्स के ये पूर्वज की तरह बिहेव करेंगे, मतलब कि एनिमल्स की जहाँ से शुरुआत हुई वो यहीं कहीं से हुई थी, प्रोटोजोअन से हुई थी, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर से ही तो मल्टीसेलुलर बनेगा, तो शुरुआत कहीं ना कहीं प्रोटोजोअन से हुई थी एनिमल्स की। ओके, इसके बाद क्या है, इसमें ना 4 तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं बेस्ड ऑन देयर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। मतलब वो किस तरह से चलते हैं, लोकोमोशन करते हैं या नहीं करते हैं, और करते हैं तो किस मेथड से करते हैं, उसके बेस पे इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है आपका एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। एमीबॉइड प्रोटोजोअन अमीबा के जैसे होते हैं, शेपलेस होते हैं, और ये मूव करते हैं शूडोपोडिया से। शूडोपोडिया समझते हो, ये मान लो अमीबा है कोई, तो ये मान लो मूव करना है, तो ये कुछ इसके शूडोपोडिया होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं शूडोपोडिया। ये अपने शरीर का कोई भाग ऐसे एक्सटेंड कर लेता है, फिर उस तरफ आगे बढ़ जाता है। अपने शरीर का कोई भाग एक्सटेंड किया, फिर पीछे से पूरा उसकी तरफ बढ़ गया।
ठीक है। तो इसे कहते हैं सूडोपोडियल मूवमेंट। तो ये क्या करते हैं, सूडोपोडिया का यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए, इसीलिए इनको रखा गया है एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में। इसके एग्जाम्पल्स हैं अमीबा एंट अमीबा हिस्टोलिका। ये एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रखोगे, एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है और इसकी वजह से एक बीमारी होती है अमीबियासिस। अमीबियासिस अमीबियासिस होती है इसकी वजह से एक बीमारी। ये आप 12th में भी जाके पढ़ोगे, इसलिए बेहतर है कि यहीं पे याद कर लो। एंट अमीबा किस में आता है, आपका अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में आता है और कॉज करता है अमीबियासिस। ओके। इसके बाद है आपके फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, ऐसे प्रोटोजोअन जो मूव करते हैं फ्लैजिला की हेल्प से। फ्लैजिला, यूज फ्लैजिला, फ्लैजिला की हेल्प से लोकोमोशन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा, आपका एग्जाम्पल दे रखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पर जो आपको याद रखने हैं वो मैं बता रही हूँ। ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। इसको याद करने की ट्रिक मैं बता दूं, देखो सोमा है ना, सोमा तो समझ लो सोना, ठीक है। सोना सोने की बीमारी कॉज कर देता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर देता है, कॉज स्लीपिंग सिकनेस। ट्राइपैनोसोमा, जिसके लास्ट में सोमा आएगा वो सोने वाली बीमारी कॉज करेगा, क्या, स्लीपिंग सिकनेस। ओके। इसके बाद है आपका सीलिएटेड प्रोटोजोआंस, मतलब ऐसे प्रोटोजोआंस जो सीलिया की मदद से अपना लोकोमोशन करें, सीलिया की मदद से चले, ऐसे को कहते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआंस। यूज सीलिया, एग्जाम्पल पैरामीशियम। पैरामीशियम एग्जाम्पल आपको याद रखना है। पैरामीशियम कैसा होता है, स्लीपर लाइक अपीयरेंस, ये स्लीपर है, स्लीपर लाइक अपीयरेंस मतलब चप्पल जैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, ये आपको कुछ ऐसा आपको दिखता है और इसके ऊपर छोटे छोटे सीलिया होते हैं। और इसमें याद रखना पैरामीशियम में एक पॉइंट कि इसमें डबल न्यूक्लियस होता है, दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक ही सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं। इसकी खासियत है, एक प्राइमरी न्यूक्लियस होता है, एक होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये आप याद रखना, पैरामीशियम जहाँ भी पूछिए आपको दो न्यूक्लियस मिलेंगे और वो कैसा होगा, स्लीपर लाइक, चप्पल जैसा दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका है सीलिएटेड प्रोटोजोआन। इसमें एक और लाइन है, हैव गलेट दैट ओपन्स आउटसाइड द सेल। गलेट मतलब क्या होता है, हम फूड खाना खाते हैं ना, तो खाने की जो नली होती है, एक होती है आपकी आगे विंड पाइप और एक होती है आपके खाना खाने वाली नली जो आपका फूड ले जाता है, ठीक है, फूड पाइप आप उसे कह सकते हो। तो फूड पाइप होता है आपका गलेट, और गलेट क्या होता है, इनमें बाहर की तरफ होता है, सेल के बाहर आके खुलता है। मान लो ये आपका यहाँ पे कहीं होता है इनका गलेट, ठीक है, यहाँ पे कहीं होता है गलेट। इनके पास बकल कैविटी नहीं होती, जैसे हमारे पास मुंह है ना, बकल कैविटी है, ऐसे नहीं होती, डायरेक्ट गलट ही बाहर आके खुलता है। अगर मान लो यहाँ पे फूड है तो गलट थोड़ा सा बाहर आएगा, उस फूड को कैप्चर करेगा, फिर अंदर जाएगा, तो इसलिए कहते हैं गलट दैट ओपन्स आउटसाइड द सेल। ओके। तो ये आपकी खासियत होती है फ्लैजिलेटेड सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की। इसके बाद आप क्या आते हैं, स्पोरोजोन्स, ऐसे प्रोटोजोन जिनके पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है ही नहीं, कोई लोकोमोशन वाली चीज़ नहीं है, मतलब वो चल फिर नहीं सकते, ठीक है, उनके पास चलने फिरने के लिए कुछ नहीं प्रेजेंट है, तो ऐसे को कहेंगे स्पोरोजोन्स। ये मेनली शरीर के अंदर पाए जाते हैं, हम लोग को डिजीज़ कॉज करते हैं, या फिर ऐसे होते हैं जो प्लैंकटन होंगे, मतलब कि पानी में होंगे तो फ्लोट पैसिवली विथ वाटर। प्लैंकटन मैंने बताया था ना, प्लैंकटन मतलब होता है ऑर्गेनिज्म दैट फ्लोट पैसिवली विथ वाटर, जो ऑर्गेनिज्म पानी के साथ साथ ही बहते, पानी की धारा में बहते हैं। क्यों बहते हैं, क्योंकि उनके पास खुद अपने विपरीत धारा में बहने के लिए उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि वो मतलब चल फिर सके, तो पानी जिस धारा में बहती, जिस डायरेक्शन में बहती है उसी डायरेक्शन में बहते चले जाते हैं वो। या फिर हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उसमें डिजीज़ कॉज करते हैं। ऐसे होते हैं प्रोटोजोआंस, इनके पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता, अच्छे से याद रखना। हैव नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, चलने फिरने के लिए कुछ नहीं है इनके पास। हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्ट्रेच, ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस होंगे, सबसे ज़्यादा डिजीज़ कॉज करने वाले होंगे। ओके। तो इतना है आज की क्लास में, आपका प्रोटिस्टा पूरा ख़त्म हो चुका है। लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि अमीबा बिलोंग टू विच फाइलम ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, तो आंसर क्लियर ही हो गया है, अमीबा इस फाइलम में यानी कि प्रोटोजोन वाले फाइलम में मिल रहा है, और वो भी किस में, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अमीबा बिलोंग टू विच फाइलम ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम, है ना, तो प्रोटिस्टा किंगडम के किस फाइलम में अमीबा बिलोंग करता है, तो आंसर है प्रोटोजोन्स में बिलोंग करता है, और प्रोटोजोन में भी कौन सा, अमीबॉइड प्रोटोजोन में बिलोंग करता है। ओके।
तो उसका आंसर है, मैं लिख देती हूँ आपके लिए। आंसर है अमीबा बिलोंग्स टू फाइलम प्रोटोजोआ। ठीक है, फाइलम प्रोटोजोआ में ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताओगे फाइलेरियासिस, यानी कि फाइलेरियासिस को एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं, हिंदी में हाथी पैर। ये डिजीज़ किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है? फाइलेरियासिस यानी कि हाथी पैर, या आप कह लो एलिफेंटियासिस, जिसमें आप देखते हो पैर मोटे मोटे हो जाते हैं या कि शरीर का कोई एक भाग मोटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो ये बीमारी किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है? तो क्वेश्चन है मेरा आज का, फाइलेरियासिस caused by which organism? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है आज का। तो ये रही आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।